ਮਣੀਪੁਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1983 ਚ ਨੈਲੀ ਮੈਸੀਕਰ, 1984 ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ, 2002 ਚ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕਡ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ तमाम ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ तमाम ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। देखो, ये जो कल जो एक वीडियो जो सामने आई सी, उसके ਵਿੱਚ एक बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि ये घटने ये जो सारा घटनाक्रम, ये मतलब कि 4 मई की घटना हम लोग बता रहे हैं और 2 महीने बाद ये वीडियो सामने आई है। यानी कि पिछले 2 महीने से ये सारा पुलिस के सामने होया, उसके इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सी, भारत सरकार के भी इंस्टीट्यूशंस के लोग उत्थे मौजूद सी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता सी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता होने के बावजूद पिछले 2 महीने में, ये तो मई में घटना हुई थी, पिछले 2 महीने में तो ये कहो कि और कितने अनरिपोर्टेड इस तरह के घटना और इस तरह का मतलब कि हालात पैदा हुए होंगे, कितने महिलाओं को और रेप होया होगा। अभी ये सारा गवर्नमेंट को जानकारी के बावजूद बड़ी दुख दी गल, सबसे बड़ी जो एक शर्म दी गल है इंडियन सोसाइटी के लिए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2 महीने बाद कह रहे हैं कि देश में मतलब कि बड़ा रोष है। 2 महीने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ने पता सी ये घटना उत्थे होया, लेकिन वो बंदे ना अरेस्ट होए सी ना उन्हें खिलाफ कोई कार्रवाई होया सी। जब वीडियो आया तो केस रजिस्टर्ड किया गया। देख लो पुलिस का मतलब कि कितनी एक मतलब कि हैवानियत वाली गल है कि पुलिस के सामने होया, पुलिस ने कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया, बंदे अरेस्ट भी नहीं हुए, वो कल अरेस्ट हुए हैं। और तो वहां दी चीफ मिनिस्टर का तुसी बेशर्मी देखो कि चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं ये अकेला घटना थोड़ी है, और भी बड़े घटना हुए ने, मतलब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बड़ा कॉमनली इतने होया है। तो ये मतलब कि ये देखने वाली गल है कि असी मतलब कि अफगानिस्तान, सूडान, इथियोपिया के पोजीशन में पहुंच गए, साडा देश पहुंच गया और प्राइम मिनिस्टर तो लगातार उत्ते कर रहे हैं जाके अमेरिका में कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी और सारे धर्म, सारे रिलीजन, सारे नस्ल के लोग बड़े प्यार नाल इंडिया में रहते हैं। और तुसी ये देख लो कि ये प्राइम मिनिस्टर तब बोल रहे हैं जब ये घटना उत्थे हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर की जानकारी है और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका, फ्रांस, तमाम जगह इंडियन डेमोक्रेसी का डंका पीट रहे हैं और जमीन पे ये सच्चाई है। तो ये मतलब कि 21st सेंचुरी में तुसी देख लो कि इंडिया के लिए कितना एक शर्मनाक मतलब एक गल है कि तुसी ये स्थिति मेरे को लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बहुत वायलेंस है, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट है, रिसोर्स वार है, लेकिन उत्थे भी जो तमाम वायलेंस है वो लेडीज नाल इस तरह के
ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਪਰੇਡ ਕਰਾਓ। मतलब कि ये मणिपुर तो लगता है कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ तो अफगानिस्तान से भी बदतर हो गए, ਸਾਡੇ हालात तो सूडान से भी बदतर ने। और ये चीज 2002 में गुजरात में भी ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ और उन्होंने सजा भी हुई और उन्होंने फिर माफी भी मिल गई पीछे। तो देखो किस तरह की जो घटनाक्रम ऑलरेडी होया है, तो ऑटोमेटिक है कि अगर तुसी बलात्कारियों को छोड़ोगे और जो मतलब कि गैंग रेप के जो आरोपी ने उन्होंने रिहा कर दोगे, तो फिर ऐसे लोगों का तो मनोबल बढ़ ही जाता है ना। तो ये बड़ी शर्मनाक गल है कल की जो घटना मणिपुर में हुई है, और इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मनाक है। स्टेट गवर्नमेंट तो उत्थे बेशरम हो चुकी है, उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली उत्थे एक पार्टी बन गई है, एक जो ग्रुप है मैतेई कम्युनिटी है। देखो बेसिकली मणिपुर का मसला ये है कि इंपॉर्टेंटली 3 कम्युनिटी उत्थे ने, मैतेई, नागा और कुकी। कुकी जो ने वो हिल एरिया च ने, नागा हिल एरिया च ने, और वैली विच मैतेई ने। मैतेई मेजोरिटी हिंदू ने, नागा और कुकी मेजोरिटी क्रिश्चियन ने। लेकिन बिना बेशक इन्हों का रिलीजन अलग अलग हो, इन्हों का नस्ल या एथनिसिटी सेम है। ये मंगोलाइड ने चाइना तो 700 साल पहले चाइना तो माइग्रेट करके नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स से, म्यांमार से, बर्मा जिन्होंने कहते हैं, बर्मा पहले नाम से अब म्यांमार देश हो गया है। उत्थे सारे मंगोलाइड जो ट्राइब्स है आगे बसिया है, सब दा एथनिसिटी सेम है, बस जी मैं ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਫਾਲ ਵੈਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਫਾਲ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨੇ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ 2 ट्राइब्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ परसेंटेज ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ है। सो ओवरऑल मसला की है जे अपन नुगाई च देखिए। देखो किसी भी मतलब की एरिया में ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी स्टेट ने उत्थे ट्राइबल एथनिसिटी की ट्राइबल ग्रुप से आपसी लड़ाई एक लंबे समय से है, और वो लड़ाई थोड़ा सा रिसोर्स के लिए भी होता है कि किस एरिया में कितना ज़्यादा कब्जा है। और बेसिकली मणिपुर का जो हिल एरिया है, हिल एरिया पे मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो मैतेई और नागा ने, और घाटी बीच इम्फाल में और घाटी एरिया बीच मैतेई कम्युनिटी ने। मैतेई जो है पॉपुलेशन में उत्थे 60% के करीब ने, और उन्होंने बीच उन्होंने कंट्रोल्ड एरिया है 10% पूरे मणिपुर का, और ये 20-30% में मैतेई, कुकी और नागा उन्होंने जो कंट्रोल्ड एरिया है 90% है। और बेसिकली जो फॉरेस्ट एरिया, रिसोर्स वाला एरिया, माइनिंग एरिया, गैस रिजर्व एरिया, वो सब कुकी एरिया कंट्रोल्ड एरिया में है। तो एक रिसोर्स वाला बाहर तो है, लेकिन देखो ये बड़ा सिंपल मामला एथनिक लड़ाई नहीं है। सिंपल ये कि तुसी 2 ग्रुप के बीच लड़ाई, ये एक बड़ा एक कारपोरेट डिजाइन है जिन्हों का इंटरेस्ट जो है उस एरिया में है। और वो कॉर्पोरेट में वो जो म्यांमार में जिन्हों का इंटरेस्ट है, जिन्हों का इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, जिन्हों का इंटरेस्ट थाईलैंड तक है। बेसिकली अभी एक्ट इस पॉलिसी जो इंडिया का चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाईवे बन रहा है ਉੱਥੋਂ उस एरिया ਵਿੱਚ बर्मा में कई 2-3 पोर्ट्स में इंडिया भी डेवलप कर रहा है, चाइना भी डेवलप कर रहा है, और जो कि वे ऑफ बंगाल के नज़दीक है। तो मणिपुर का जोग्राफिकल लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मणिपुर आगे म्यांमार और बंगाल की खाड़ी तो जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी के जो इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स ने, जो खास करके बर्मा के पोर्ट में बंगाल की खाड़ी में, मतलब एक ट्रेड के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। प्लस रिसोर्स जो अराकान असम गैस रिजर्व एरिया है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट मणिपुर में भी है, तो वो भी कॉर्पोरेट के नजर में है। तो तुसी ये ना सिंपल समझो कि ये कुकी और मैतेई लड़ गए हैं, कहीं ना कहीं बड़े कॉर्पोरेट डिजाइन में ये फाइट हो रही है। पीछे और भी बड़े लोग ने, बेसिकली इराक में तुसी ले लो, अफगानिस्तान में भी ले लो, सामने तो लड़ते रहे अलग अलग ट्राइबल्स, आपस में भिड़ गए, सेक्टोरियल वायलेंस होती है सिया सुन्नी के नाम पे। और उसी पूरी लड़ाई में नाटो भी आ गया, उसी लड़ाई में अमेरिका भी आ गया। इनफैक्ट ये सारे कारपोरेट डिजाइन में इस तरह के वारफेयर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिजाइन भी है कि कैसे उस एरिया को खाली करवाया जाए जो कुकी कंट्रोल्ड एरिया है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, जहाँ पे गैस है, जहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स ने,
तो ये भी एक डिजाइन का एक डिस्कशन का पार्ट है कि कहीं उस पूरे एरिया ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ये पूरा गेम तो नहीं हो रहा है और मैतेई कम्युनिटी ਨੂੰ सामने किया गया हो, उन्होंने आगे करके पूरी फाइट हो रही हो, बाद में सारा लैंड जो है कॉर्पोरेट कंट्रोल में चला जाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कसन का मसला इस समय है कि क्या इस पूरे जंग भी कॉर्पोरेट भी है, ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है। ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਊਮਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਔਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ? देखो ये एक इम्पोर्टेंट कंट्राडिक्शन है इन सब। देखो इंटरनेट बंद करने के पीछे अगर थोड़ा एजेंडा ये है कि तुसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते जी, तो लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने की गल आई सी तो ये जब उत्थे रेप हो रहा है, उत्थे मतलब कि औरतां नूं तुसी नंगे परेड करवा रहे हो तो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, वो तो होया नहीं। दूसरी तरफ तुसी इंटरनेट बंद कर, इंटरनेट बंद करना कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। जब जमीन पे थोड़ी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो फोर्स है वो डिवाइड हो गया है, वो भी एथनिसिटी रिलीजन ट्राइब के नाम पे डिवाइड है कि कुकी पुलिस जो है कुकी के सपोर्ट में ने, मैतेई पुलिस तो मैतेई जो बंदे ने जो पुलिस फोर्स में वो मैतेई के फेवर में काम कर रहे हैं। इवन कि जो मणिपुर का जो डीजीपी कुकी कम्युनिटी का सी उन्होंने इसलिए हटाया गया क्योंकि चीफ मिनिस्टर को विश्वास नहीं थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद मैतेई कम्युनिटी का सी और डीजीपी कुकी कम्युनिटी का सी, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी बीच में ही हटाया गया और एक त्रिपुरा से किसी पुलिस अफसर को उठा के उत्थे डीजीपी लगाया गया। मीन्स कि जब इस लेवल पर ट्रस्ट डेफिसिट अगर गवर्नमेंट के अंदर हो कि पुलिस फोर्स ही डिवाइडेड हो जाए कम्युनिटी पे, और देखो उत्थे इतने पोजीशन खराब हो चुकी है कि कुकी डोमिनेटेड एरिया में कोई मैतेई गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करने के लिए राजी नहीं है, सारे अपने और ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? नहीं देखो आर्मी जितनी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो ना, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो तो आर्मी की करेगी? आर्मी तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। जब आर्मी देख रही है कि यहाँ पुलिस ही डिवाइडेड है, आर्मी जब ये देख रही है कि एक दूसरे पे हमला गवर्नमेंट एजेंसियां ही करवा रही है, तो आर्मी तो देखो आर्मी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ही डायरेक्शन लेती है ना, जैसे डीसी हो गया, कलेक्टर हो गया, या लोकल इन्फॉर्मेंट लोकल पुलिस गाइड करती है। आर्मी अगर दूसरे स्टेट से गई है, दूसरे स्टेट के उत्थे फौजी ने, तो उन्होंने लोकल ज्योग्राफी तो नहीं पता है ना, लोकल इन्फॉर्मेशन कौन दूंगा? पुलिस दूंगा। और जब पुलिस ही ऑलरेडी डिवाइडेड है, पुलिस ही मिसगाइड कर रही है, तो आर्मी उत्थे की कर लूंगा? सबसे पहली बात। और आर्मी देखो आर्मी इंटरनल बॉर्डर के सिक्योरिटी के लिए है, आर्मी हर जगह इंटरनल ट्रैवल के लिए आर्मी नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। आर्मी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने लिए भी नहीं है। ये बहुत ही अर्जेंसी हो जाए तो आर्मी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बुलाना चाहिए, लेकिन इतने तो अब ट्रेंड ही बन गया, जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आर्मी को बुला लो। इसके इदा एक मतलब बहुत बड़ा तुसी अंदाज ये लगा सकते हो या रिजल्ट निकाल सकते हो कि कंट्री का पुलिस इतना निकम्मा हो चुका है, स्टेट पुलिस हर स्टेट में इतना निकम्मा हो चुका है कि वो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन मेंटेन ही नहीं कर सकती। अगर नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन अगर मेंटेन अगर पुलिस कर सकती है तो आर्मी को बुलाने की जरूरत है। जैसे तुम पंजाब में देख दो कि 2 मिनट में स्टेट गवर्नमेंट लिख दी है कि बीएसएफ भेज दो, 2 मिनट में स्टेट गवर्नमेंट लिख दी है सीआरपीएफ भेज दो। मैंने ये लगता है कि स्टेट पुलिस इतनी निकम्मी कैसे हो गई कि किसी हर बात पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दो कि भेज दो। आर्मी उत्थे अगर मणिपुर में गई है, आर्मी बहुत समय से उत्थे नागालैंड में और मेघालय में, त्रिपुरा में, हर नॉर्थ स्टेट में आर्मी के मौजूदगी है, लेकिन आर्मी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे मसले सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशन है, बहुत सारे मसले का पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। और ये तो मसला क्रिएट किया गया। देखो ये मसला किवें क्रिएट हुआ
क्रिएट ये हुआ कि मणिपुर दा हाई कोर्ट दा एक जज ने जजमेंट दिता, मणिपुर दा हाई कोर्ट दा चीफ जस्टिस ने एक जजमेंट दिता कि मैतेई कम्युनिटी ਨੂੰ ट्राइबल कम्युनिटी ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। बेसिकली वो हाई कोर्ट जज का फैसला ही क्वेश्चनेबल सी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जब स्टे होया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन उठाया उस जजमेंट पे, हाई कोर्ट के जजमेंट पे, कि हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में मसला ही नहीं सी किसी भी कम्युनिटी में तुम अगर ट्राइबल कम्युनिटी में शामिल करना चाहते हो, जैसे कोई अपर कास्ट ਨੂੰ बैकवर्ड कम्युनिटी में शामिल करना चाहते हो, किसी बैकवर्ड कम्युनिटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में अगर डालना चाहते हो किसी कास्ट ਨੂੰ, ਉਹਦੇ लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਦਾ कमीशन है, स्टेट गवर्नमेंट उस कमीशन ਨੂੰ प्रपोजल भेज दी, या बैकवर्ड क्लास कमीशन है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है। तो अगर मैतेई कम्युनिटी में एसटी कम्युनिटी में शामिल करना थी तो सबसे पहले ये प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट भेज दी सेंट्रल गवर्नमेंट ਨੂੰ। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है या ट्राइबल वेलफेयर है, वो ये मसले पर डिस्कशन करके फिर वो ट्राइबल कमीशन में ऑल इंडिया जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ऑल इंडिया एसटी कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ प्रपोजल जाता, फिर वो आगे रिसर्च करके सर्वे करके वो बताती कि वाकई में मैती कम्युनिटी ਨੂੰ शामिल किया जा सकता है नहीं। ਉਹਦੇ बाद ਇਹਦੇ लिए एक अमेंडमेंट पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के बाद राष्ट्रपति का परमिशन मिलता है। इतना लंबा प्रोसेस में हाई कोर्ट तो कोई रोल ही नहीं सी, लेकिन वो हाई कोर्ट के जजमेंट के कारण सारा विवाद पैदा हो गया। तो मीन्स ये विवाद जो है, ये विवाद भी पैदा किया गया, तो ये उसके बाद वायलेंस हो गया। उत्थे वो कुकी कहते हैं कि साडे एरिया च अगर एक ट्राइबल कम्युनिटी में मैतेई ਨੂੰ शामिल कर दोगे तो सारा जो लैंड प्रोटेक्शन है बेसिकली उस एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया जो मार्क एरिया है, ट्राइबल एरिया जो मार्क है, उस एरिया में नॉन ट्राइबल लैंड परचेज नहीं कर सकता। नागपुर जैसे झारखंड है, झारखंड के कई एरिया में, नागपुर में, संथाल वगैरह में दूसरी लैंड परचेज नहीं कर सकते, वो प्रोटेक्शन है उन्होंने आर्टिकल 371 या क्या 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल में प्रोटेक्शन है। उस एरिया में दोनों टेरेंसी जो है किराए पे पट्टा मिल सकता है, तुसी मालिकाना हक नहीं ले सकते उस एरिया से, ट्राइबल एरिया से। अब ये मैतेई अगर कम्युनिटी को ट्राइबल में अगर शामिल कर देंगे तो वो उस एरिया में लैंड परचेज करने लिए स्वतंत्र वो हो जाते, वो ले सकते सी। उन्होंने डर से कि साडे एरिया से लैंड परचेज कर लेंगे असि डिस्प्लेस हो जावांगे। तो ये बेसिकली झगड़ा सी, तो ये तो पॉलिटिकल क्रिएटेड एक झगड़ा है जी। और संजीव जी जेकर आर्मी का की रोल हो जाता जी। संजीव जी, मिस्टर बरेन सिंह जो सीएम ने मणिपुर ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ट्वीट कर रहे हैं कि माई हार्ट गोज़ आउट फॉर द वूमेन कि हु वर सबजैक्टिड टू द डिसरिस्पैक्टफुल एंड अनह्यूमन जिहड़ा एक्ट है। सो इस तरह के उन्होंने वालों हुण ट्वीट किए जा रहे हैं। हुण सीएम साहब कह रहे हैं भी असीं इस तुरंत एक्शन लवांगे, हालांकि इसनूं 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर सुओ मोटो की गल कोर्ट वालों की जाती है और ये भी विचाले खबर सामने आई सी कि उन्होंने रेजिग्नेशन जिहड़ा सी वो गवर्नर नूं दे दिता, बट उन्होंने सपोर्टर्स वालों वो फाड़ दिता गया। देखो बीरेन सिंह खुद एक पार्टी में और वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। वो मैतेई कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रोल में पूरा का पूरा उन्होंने रोल किया। लेकिन देखो बीरेन सिंह ये पीछे अकेले प्लेयर नहीं है। पहले क्या कि कॉर्पोरेट का गेम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का गेम है। सेंट्रल गवर्नमेंट बीरेन सिंह को बचा रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनेस्ट होती तो पहले बीरेन सिंह को वार्न करती कि सेंट्रल गवर्नमेंट वार कर देती कि तुसी एक पार्टी ना बनो, तुसी लॉ एंड ऑर्डर एज ए स्टेट चीफ मिनिस्टर की तरह रोल प्ले करो। लेकिन बीरेन सिंह तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर की तरह रोल प्ले कर नहीं रही थी। और जो सबसे बड़ी गल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पूरे के पूरे प्रोटेक्शन में वो राष्ट्रपति शासन भी उत्थे नहीं लगेगा। और वो चूंकि बीजेपी देने कोई अपोजिशन की सरकार तो है नहीं कि बीरेन सिंह से इस्तीफा वो दूसरी पार्टी मांग दी। वो तो सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी चाहती कि बीरेन सिंह तुसी संभाल नहीं पाए, तुसी रिजाइन करो। लेकिन बीरेन सिंह को रिजाइन करने में किया गया। सिर्फ एक उन्होंने बड़े तरीके से दिल्ली ने पूरी स्क्रिप्ट किया कि तुसी एक ड्रामा करो कि तुसी इस्तीफा देने लिए कहो और अपने समर्थकों को गेट के बाहर बुला लो। वो इस्तीफा पूरा प्रपोजल होया कि ऐसी राज्यपाल को जा रहे हैं, फिर उन्होंने समर्थक आ गया। सारे बीजेपी की स्क्रिप्टेड गेम थी और वो निकल के फिर इस्तीफा लोगों को लेके फाड़ता। तो ये बेसिकली सारा डिजाइन सी। तो बीरेन सिंह का ये कोई रोल नहीं है। सेंटर भी चाहती है कि उत्थे एथनिक डिवीजन बना रहे ताकि उस एरिया के रिसोर्स पे पूरा कंट्रोल किया जा सके।
ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਪੀਚ ਇਜ਼ ਵਰਸਟ ਦੈਨ ਹਿਸ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਜੇਕਰ ਤੋੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਰਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? प्रधानमंत्री जी ने मैं पहले ही कहा कि 4 मई की घटना है और प्रधानमंत्री जी 2 महीने चुप, क्योंकि अब मामला एकाएक वीडियो जब सामने आ गया तब प्रधानमंत्री जी को लग गया कि नेशन वाइड एक पूरी की पूरी थू-थू हो रही है, तो प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया। लेकिन देखो, प्रधानमंत्री गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है गुजरात में किस तरह के दंगे हुए सी। उससे पहले गुजरात में बीजेपी का शासन सी, बीजेपी में कोई दंगा नहीं होया सी। चिमन भाई पटेल भी नहीं, केशुभाई पटेल बीजेपी के सीएम सी, शंकर सिंह वाघेला भी बीजेपी के उत्थे सीएम रहे, सुरेश मेहता भी रहे, तो उनके उन्होंने टाइम में तो कोई दंगा गुजरात में होया नहीं सी। नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने टाइम बड़ा दंगा होया। दंगा किस तरह से होया, पुलिस कंट्रोल भी नहीं कर पाई उस पूरे दंगे को, किस ढंग से मास किलिंग होया, किस ढंग से रेप होया औरतों गुजरात में, सब कुछ ये रिकॉर्डेड है। कोई मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच भी हुई और भी कई जांच हुए, लोगों को सजा भी हुई। तो उस समय भी चीफ मिनिस्टर से अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि इस्तीफा लिखा जाए, लेकिन उस समय भी नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देने की मतलब की पहल खुद नहीं की, और तो और एल के अडवाणी साहब ने उन्होंने बचाया कि इस्तीफा नहीं लेने की जरूरत है, और अगर इस्तीफा लेने की कोशिश की जाएगी तो मतलब कि विस्फोट हो जाऊगा। ये अडवाणी की धमकी सी अटल बिहारी वाजपेयी ने। और थोड़ा याद होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा सी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्राइम इसी नरेंद्र मोदी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजधर्म पालन करने की एक निर्देश दिता सी सबके सामने, मीडिया के सामने। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो पूरा का पूरा जो पहले के जो कार्यकाल में जो एक्ट रहा है, तो उस एक्ट के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मैंने लगता है कि प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद करने की जरूरत है, और चूंकि प्रधान और उम्मीद तो तभी कर देना कि पहले भी एक्ट कर दे। तुम ये देख लो कि राजभूषण शरण सिंह का मसला सामने देख लो, लड़कियां का ही मसला है, पहलवाना का मसला है, लेकिन 2 महीने तक वो लड़कियां जंतर मंतर पे धरना पे बैठी रही है और उन्होंने किस तरह के व्यवहार होया। फिर देख लो कि वो शंकर उत्तर प्रदेश में विधायक थी कि किवें बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही थी, वो रेप केस में ही थी जो दिल्ली में आके फिर कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद उसका केस ट्रांसफर किया गया, उन्होंने सजा हुई। तुसी फिर देख लो चिन्मयानंदा मसला सी। तो महिला जो इशू है, खास करके इस तरह के महिला विक्टिम के मसले में इन्हों का सोच लगभग सेम है। ये प्रोटेक्ट कर देने इस तरह के बंदे को। बिल्किस बानो का लेटेस्ट मसला तुसी देख लो, जे कि उन्होंने आरोपियों को जो रेप के आरोपी सी, गैंग रेप दे, उन्होंने सजा होया, और किस तरह से गुजरात गवर्नमेंट ने लॉ को वायलेट करके उन्होंने रिहा करता। तुसी और देख लो कि लगातार ये जो राम रहीम साहब जो लगातार उसमें ओदे बीच ने जेल में पैरोल भी मिल रहा है। तो ये बीजेपी के एक्ट के हिसाब से तुसी ये ना उम्मीद करो कि मणिपुर में जो होया है महिलाओं नाल उन्होंने कोई बहुत जल्दी जस्टिस मिलूगा। जस्टिस अगर मिलना होता तो सेम डे ही कार्रवाई होती, सेम डे बंदे अरेस्ट होते, सेम डे बंदे 2-3 महीने में उन्होंने सजा भी हो जाती। लेकिन ये जब वीडियो आया है तब जाके पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो भी सर्वोसर्मी की सुप्रीम कोर्ट ने कल बुला के पूछा एडवोकेट अटॉर्नी जनरल को कि अगर तुसी एक्ट नहीं कर सकते तो असी एक्ट करांगे। तो मेरा ये मानना है कि ये तो मतलब कि जब फजीयत हो गई है तो बस एक लीपा पोती का खेल हो गया। जी संजीव जी, हुण जिस तरह का हालात हो गए ने, जिस तरह की सिचुएशन सरकमस्टांसिस इंडिया च बन गए ने, वो नैशनल न्यूज़पेपर्स तो लैके पूरे वर्ल्ड का मीडिया, बेशक वो BBC होवे, बेशक वो एल जजीरा होवे या रॉयटर्स वर्गे वड्डे मीडिया होण, ओह इंडिया की जिहड़ी कानून व्यवस्था उत्ते थू-थू कर रहे हैं, खुल के लिख रहे हैं। सो मेरा सवाल हुण ये है ते चिंतन भी है कि इस सारी चीज़ का BJP के करियर ते अगे की इंपैक्ट होएगा? देखो, पहले मेरी गल सुन लो कि नेशनल मीडिया का रोल इहदे विच बहुत बढ़िया नहीं रहा। 2 महीने से मणिपुर में लगातार कार्रवाई हो रही है, इस तरह की हिंसा हो रही है, नेशनल मीडिया के लिए इशू बनया ही नहीं। इनफैक्ट
अगर नेशनल मीडिया इनू इशू बनांदा तो शायद बहुत कुछ कार्रवाई हो जाती, लेकिन नेशनल मीडिया तो मोदी ब्रांडिंग में लगी रही और नेशनल मीडिया की कोशिश रही कि मणिपुर का जो घटना है वो घटना नू ज्यादा उभारना नहीं चाहिए और मोदी की ब्रांडिंग अब इस तरह से हो कि मोदी की बदनामी ना हो। पहली बात तो नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया का अपना एक रोल है वो कर रही है और मैंने लगता है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब और बाकी जो दूसरे चैनल ने उनका एक रोल पॉजिटिव है, मणिपुर को लेकर लगातार वो इशू उठा रहे हैं। अब ये है कि देखो बीजेपी का पोजीशन तो खराब हो रही है, ओवरऑल खराब हो रही है। मैं तो अभी थोड़ा एक घटना नहीं 5-7 घटना बताया महिला इशूज पे लेके, एक उदाहरण नहीं है। ये हरियाणा का खेल मंत्री पे ना बड़ा आरोप लग गया सी, थोड़ा पीछे याद होगा संदीप सिंह पे एक महिला का आरोप लगाया, लेकिन संदीप सिंह पे कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। तो ये बेसिकली एक बीजेपी का एक मतलब आप मान के चलो की एक महिला इशूज को लेकर एक बहुत बदनामी देश में हुई है और लोग अब मतलब की सोच रहे हैं कि ये जो मतलब कि हिंदुइज्म के नाम पे जो लगातार शासन कर रहे हैं वो उनके बीच हिंदू महिला भी सुरक्षित नहीं है बहुत जगह। जो जितने भी चाहे ये मसला रेसलर का मसला हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद का मसला हो, चाहे ये हरियाणा का मसला हो, जो एक महिला कोच का जो व्यवहार है, सारे मुसलमान या कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी की तो ये लेडी नहीं सी, सारे ये मेजोरिटी कम्युनिटी की लेडी ने, हिंदू लेडी ने, तो वो भी सुरक्षित नहीं इस शासन से नहीं है। तो ये इमेज बीजेपी के बहुत डेंट पे आया है और बीजेपी के लिए मुश्किलें अब बढ़ेगी। तो ये ना समझो कि बीजेपी बहुत कंफर्ट जोन में रहेगी। लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं बहुत सारे इशू पे। उसमें एक इशू ये भी है कि बेटी बचाओ का नारा जो पार्टी दे रही थी वो दे शासन भी बेटी बचाना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? देखो ये मत समझो कि लोगों की यादाश्त कमजोर है, बिल्कुल कमजोर नहीं है लोगों की यादाश्त। लोग टाइम पे जवाब देते नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, बेशक कुछ लोग तानाशाह हो जाए, बेसिक जो इंडिया के कैरेक्टर है वो डेमोक्रेटिक है। लोग डेमोक्रेटिक वैल्यू में विश्वास करते हैं। कोई अगर 20-30% वोट लेके इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम, एक चीज ध्यान रखना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, यदि केवल 20% भी वोट आ जाए और दिल्ली में शासन कर सकता है। मेजोरिटी वोट 50% वोट लेके कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आती। बीजेपी भी ऐसे ही सत्ता में आई है, 300 सीटें आई है, वोट 36-40% ही वोट है, बाकी 60% वोट बीजेपी के अगेंस्ट है। अभी हाल में कर्नाटक में इलेक्शन हुआ है, थोड़ा याद होगा, और कर्नाटक के लोग भूले नहीं जिस लेवल पे भ्रष्टाचार कर्नाटक में थी, उस लेवल पे जिस तरह से लोगों ने वोट किया बीजेपी के अगेंस्ट। तो लोग अगर भूल गए होंगे तो बजरंगबली के नाम पे वोट कर दे। जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर ने सारे इशू को एक तरफ रख के बजरंगबली को याद किया। अगर 5 साल कोई गवर्नमेंट पावर में रहे और पावर में रहने के बाद उन्होंने बजरंगबली को याद करना पड़ जाए तो समझ लो कि जमीन कितनी खिसक गई है उस गवर्नमेंट की। मतलब 5 साल में तुसी कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि अपने किए काम पे चुनाव में उतर जाओ। तुसी लास्ट में बजरंगबली को ले आए सामने और वो उसके बावजूद मेजोरिटी हिंदू ने इन्हें अगेंस्ट वोट किया। बजरंगबली के नारे के बीच आए नहीं, उन्होंने लग गया कि तो बजरंगबली को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कर्नाटक में देखो कि 130 से ऊपर सीट कांग्रेस को हुआ है, बीजेपी कितने से कितने पहुंच गई। और करप्शन, सोशल वेलफेयर, तमाम इशू पे बीजेपी बुरी तरह से गिर गई। तो ये मान के चलो लोगों के यादाश्त कमजोर नहीं होता। अभी 2-3 स्टेट में और गवर्नमेंट अभी चुनाव होना है, दोनों पता चल जाएगा कि बीजेपी कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर हुई है। क्योंकि लोग अब समझ गए ना कि 10 साल में हिंदुइज्म सिर्फ, देखो धर्म अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन धर्म के नाम पर किसी रोजी रोटी किसी का छीन दोगे। देखो बीजेपी के राज में 10 साल के राज में प्राइवेटाइजेशन जब हुआ है तो मेजोरिटी नौकरी की दी गई है, सरकारी नौकरी के कट होया। मुसलमान तो इस देश में मात्र 3% ने सरकारी नौकरी की, 97% हिंदू ने सरकारी नौकरी में। तो अगर प्राइवेटाइज हो रहा है तो मुस्लिम का मुंडा बेरोजगार हो रहा है कि हिंदू का मुंडा बेरोजगार हो रहा है, पहली बात।
मेजोरिटी हिंदू पूरे के पूरे इस नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी से बेरोजगार होए ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। मेजोरिटी किसान कौन ने इस देश ਦਾ ਤੁਸੀਂ बताओ। चलो हरियाणा में ने, चलो पंजाब में सिख किसान ने, बाकी स्टेटा से किसान किस कम्युनिटी से मेजोरिटी थे? 80% किसान तो हिंदू ने। इस राज्य में किसाना की हालत हो गया, छोटे सामने कितने सुसाइड कर रहे हैं किसान। जी, तो मेजोरिटी हिंदू सिर्फ धर्म के नाम पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਨੀਡਸ ਹੈ, ਹੈਲਥ, एजुकेशन ਤੁਸੀਂ महंगा करता सारा का सारा। सरकारी यूनिवर्सिटियां बंद हो रही है ना, सरकारी यूनिवर्सिटियों का फीस तुसी बढ़ाता है इतना ज्यादा कि कोई गरीब बंदा, किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा पढ़ ही नहीं सकता। और मेजोरिटी सारे हिंदू ने। तो ये बहुत नारा सिर्फ नहीं चल सकता। लोगों का बेसिक नीड होता है, वो नीड पहले पूरा करो। धर्म जो है हर के मसला होता है, हर आदमी का धर्म का एक इशू होता है। वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में, अपने निजी जीवन में धर्म होता है। उसी धर्म के नाम पे बहुत लंबा शासन नहीं कर सकते। धर्म के नाम पे पाकिस्तान में लंबा शासन होया, तुसी देख लो महंगाई कितना है, कितनी गरीबी पाकिस्तान में हो गया है, और देश ही डिफॉल्ट कर रहा है। तो अगर धर्म के नाम पे लंबा यहाँ करोगे तो इंडिया भी डिफॉल्ट ही करूंगा। मैंने लगता है कि आगाज एकदम बिल्कुल लोगों का दुरुस्त है, और लोग इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। तुसी अब धीरे धीरे देखते जाओ। जी, आखिरी सवाल मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਟ ਵੀ ਵਿਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो, इस तरह की प्रॉब्लम जो है सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और अगर थोड़ा दिल बेईमान है तो ये मसले का हल कोई भी ना सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है, ना पुलिस फोर्स निकाल सकती है, क्योंकि दिल ही बेईमान है। अगर तुसी कॉर्पोरेट डिजाइन में ये फैसला ले लेता है कि कुकी कम्युनिटी को उत्थे आउट करना है, सारे रिसोर्स पे कब्जा करना है, वो पूरे के पूरे ट्रेड रूट पे कब्जा करना है, कुछ कॉर्पोरेट घराना ने, जो सरकार के नजदीकी कॉर्पोरेट घराना है, जो म्यांमार से जाके मणिपुर से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड से जा रहे हैं, अगर उन्होंने कब्जा करना है, अपने कंट्रोल में लेना है, तो इसका कोई हल नहीं है। पहली गल, हाँ ये तुम कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा पहले एक्ट करना चाहिए सी। तो 1 महीने 2 महीने से उत्ते पिटीशन चल रहा सी, और लगातार पिटिशनर दे वकील कह रहे सी कि सर बड़े लोगों की हालत खराब है, तुसी एक्ट करो। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने किया कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है स्टेट या सेंटर का होता है, सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर का मसले पे नहीं आ सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट किया है, लेकिन देखो सरकार ईमानदार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पुलिस फोर्स तो नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तो उत्थे जाके डीजीपी का रोल प्ले नहीं कर सकते। ये तो अल्टीमेट गवर्नमेंट ही करना है, रिपोर्ट भी गवर्नमेंट ही बना के देगी। गवर्नमेंट झूठ बोल रही है जाके सुप्रीम कोर्ट में कि लगातार गवर्नमेंट 2 महीने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही थी, नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उत्थे तो थोड़ा की रोल है, तो सरकार सब कुछ ठीक कर रही है। जब कल ये वीडियो आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी लग गया कि तो पूरी सरकार ही झूठी है, सानू मिसगाइड कर रहे थे आके इतने। तो सुप्रीम कोर्ट तो फाइल देख के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट तो जो है लास्ट एक मतलब कि वो एक सहारा होता है कि लोग उत्थे जानते हैं जब कहीं जस्टिस नहीं मिलता है। तो मसला जब पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, तो ये मसला उठ ही नहीं सकता, आराम से हल हो जाएगा। अब एक तो बड़ी प्रॉब्लम है कि देखो ऑलरेडी पीस कमेटी बनी हुई है, होम मिनिस्टर ने पीस कमेटी बनाई सी, अमित शाह जी ने उत्थे गए सी, पीस कमेटी बनाई, सारे कम्युनिटी के लोग आए, लेकिन वो पीस कमेटी के मेंबरों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं, वो मामला अभी तक वैसे के वैसे ही है। फिर एक जुडिशियल कमीशन ही बन गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने उन्होंने नेतृत्व से वो कमीशन बन गया है, वो कमीशन वर्क कर रहा है। अब देखो इंडिया में कमीशन बहुत बनते हैं, कमीशन की रिपोर्ट भी आ जाती है। तुम 84 के दंगे से लेकर बिल्कुल रात दंगे पे कमीशन ले लो, जाट आरक्षण आंदोलन पे भी कमीशन, जुडिशियल कमीशन बनेगा, सारे रिपोर्ट आ गए, वो रिपोर्ट पे एक्ट नहीं होता। तो ये भी मान के चलो कि जुडिशियल कमीशन भी एक लीपापोती होती है कि उस समय दिखान ली कि जी देखो जुडिशियल कमीशन अपन ने बनाया सी और चीफ जस्टिस एक रिटायर्ड सी, उन्होंने नेतृत्व में कमीशन बनया सी और ये रिपोर्ट किया, लेकिन वो रिपोर्ट पे एक्ट की होया, कितने लोग दोषी पाए गए, कौन सा पुलिस अफसर दोषी पाया गया, उन पे की कार्रवाई, कुछ नहीं होता। वो रिपोर्ट जब आती है तो वो डस्टबिन में डाल देते हैं सरकार, या कहीं वो कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा ये मानना है ये पूरा गवर्नमेंट का मसला है, पॉलिटिकल इशू है, इकोनॉमिक इशू है, सोशल इशू है, रिलीजियस इशू रिलीजन को यूज किया जा रहा है। देखो मैं पहले बोलिया कि कुकी भी मंगोलाइड ने, मैते भी मंगोलाइड ने, एक हिंदू धर्म चाहे
एक क्रिश्चियनिटी च है। लेकिन जी। दोनों का अगर तुसी रूट दोगे, जैसे एक सिंपल उदाहरण से समझाना कि तुसी पंजाबी हो, तुसी इत्थे सिख हो, बहुत सारे हिंदू ने और बहुत सारे पंजाबी जो जट ने उत्थे पाकिस्तान में मुसलमान बन गए, तो जी। नस्ल तो एक ही हुई ना, एथनिसिटी तो सेम है ना। उत्थे जी। मणिपुर में एथनिसिटी सेम है, वो अलग नहीं है। तो वो जो है पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है, दोनों को भिड़वाया गया है रिलीजन के नाम पे, ताकि उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लाके सारे रिसोर्स को कब्जा किया जाए। आम पब्लिक को कुछ नहीं मिलना। जो मैतई हमला कर रहे हैं ना कुकी कम्युनिटी पे, मैतई को भी कुछ नहीं मिलना। अल्टीमेट तो पूरा का पूरा एरिया कंट्रोल में जाऊगा, कारपोरेट कंट्रोल से जाऊगा। सो कुल मिला के इस दे पिछे यही रीजन है कि सारे दा सारा ਜਿਹੜਾ रिसोर्स है वो कॉरपोरेट जगत हथियाना चाह रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी साडे नाल जुड़न लई और उम्दा तरीके नाल इस पूरे मसले ते साडे नाल गलबात करन लई। दोस्तों असी उम्मीद करते हाँ कि संजीव जी ने इस पूरे मसले नूं इस तरह तुहाडे नाल डिस्कस कीता है, मणिपुर असी रिवील करन दी कोशिश कीती है। बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं साडे नाल जुड़े और इस ते गलबात कीती। उम्मीद करते हैं कि अज दी चर्चा तुसीं सारा ने ध्यान नाल सुनी होएगी, प्रोग्राम तुसीं पसंद कीता होएगा। मैनूं गुरनीत नूं दिओ इजाजत प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करन दी। तुसीं देखदे रहो द अनम्यूट।